नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम हरित क्रांति के बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या रहेगा? हरित क्रांति। हरित क्रांति का अर्थ क्या है, इसके बारे में समझते हैं। रासायनिक उर्वरक खाद का प्रयोग और ऐसी किस्म के बीजों का उपयोग जिनसे उत्पादन क्षमता अधिक होती है। उत्पादन क्षमता अधिक होने के कारण जो कृषि है उसका विकास होता है। तो ऐसी ही प्रक्रिया को हम हरित क्रांति के नाम से संबोधित करते हैं। हरित क्रांति जो है वो कृषि उत्पादन की एक नवीन विधि है। नवीन विधि से आशा है कि इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग होता है, उर्वरक का प्रयोग होता है और ऐसी किस्म के बीजों का प्रयोग होता है जिससे उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है। और जो फसल होती है उसके जो दाने होते हैं, अनाज होता है, उसके जो दाने होते हैं उनमें वृद्धि होती है। ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था। किसका? हरित क्रांति का। कब? 1966-67 के समथिंग। कहाँ? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश है, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का उपयोग किया गया और ऐसी किस्म के उर्वरक और रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, साथ ही ऐसी किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया कि फसल के जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हमें देखने को मिले। तो और एक और जो नाम है वो है राजस्थान का गंगानगर। गंगानगर, इन क्षेत्रों में इसका प्रयोग हुआ। किसका? हरित क्रांति का। फिर हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉन्ड ने किया था। किसने? अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉन्ड। डॉक्टर अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉन्ड ने किया था। किसने? अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉन्ड ने। फिर हरित क्रांति का कार्यक्रम रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन के तत्वाधान में बौनी फसल वाली गेहूं की एक ऐसी किस्म का विकास किया गया जो पारंपरिक किस्मों से अधिक। एक बौनी किस्म की फसल, बौनी समझते हैं मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो कम ही होती है। तो एक बौनी किस्म की फसल किसकी? गेहूं की। उसमें ऐसी फसल का उत्पादन किया गया जो कि पारंपरिक तरीके से जब हम कृषि करते हैं तो उसके मुकाबले जो कृषि हम हरित क्रांति के द्वारा करते हैं उससे उसका उत्पादन कैसा होता है? अधिक होता है। फिर मौसम परिवर्तन में कम प्रभावित होती है। जैसे आप देखेंगे कि मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन कैसे होता है? जैसे अधिक वर्षा हुई या फिर अधिक धूप हुई, ऐसे मौसम परिवर्तन हुआ बार बार तो ये फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन ये जो किस्म की फसल का उत्पादन इन्हें हरित क्रांति के द्वारा किया, उस फसल का जो उत्पादन है वो अन्य पारंपरिक तरीके से करने होने वाली कृषि के मुकाबले अधिक उत्पादन हुआ और मौसमी जो घटनाएं हैं इसको कम ही प्रभावित करती हैं। इसको, ये जो फसल का उत्पादन किया गया शीघ्र से शीघ्र तैयार हो जाती है, जल्दी से जल्दी, ये ज्यादा समय आपका खर्च नहीं करती है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। उर्वरकों के साथ अनुकूल प्रतिक्रिया दर्शाती है। उर्वरक और रासायनिक खाद बीजों का आप जो प्रयोग करते हैं उनके साथ एक अनुकूल प्रक्रिया दर्शाती है। इसमें प्रतिकूलता आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंतर्गत, हरित क्रांति के अंतर्गत, और जिस फसल का उत्पादन इसमें किया गया है बोने किस्म के फसलों का। ठीक है। फिर 1970 में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस क्षेत्र में? इसी के क्षेत्र में। ओके। कब? 1970 में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग
इनको क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। ओके, किस क्षेत्र में दिया गया? हरित क्रांति। ठीक है, फिर देखते हैं हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। तो हरित क्रांति के जो सकारात्मक प्रभाव हैं उनमें सबसे पहले आप देखेंगे कि उत्तम किस्म की बीजों का उपयोग, इनको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। और देख लेते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में भारतीय क्षेत्र में एम एस स्वामीनाथन ने की थी। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? 1970। एम एस स्वामीनाथन, ओके, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और कौन सी? भारतीय, भारत के संदर्भ में, क्योंकि ये विदेश में तो इसकी सबसे पहले शुरुआत जो है अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉन्ड ने की थी। ठीक है, तो हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभावों में गहन कृषि उत्पादन प्रणाली का विकास हुआ। गहन, गहन समझते हैं? गहन का मतलब होता है दूर दूर कृषि ना होकर पास पास कृषि जो उत्पादन की जाती है, कृषि की जाती है, तो अनाज जो बोया जाता है जमीन में, भूमि पर, तो आप देखेंगे कि वो पास पास बोया जाता है। किसके किसके द्वारा? हरित क्रांति जब से आई है तब से इसका एक सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को क्या मिला? गहन गहन कृषि का विकास, गहन कृषि का विकास। ओके, फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं खाद्यान्नों में उत्पादन में तीव्र वृद्धि तथा खाद्यान्न क्षेत्र में विशेष प्रगति। खाद्यान्न समझते हैं? खाद्यान्न का मतलब होता है खाने वाली फसलें, जिन फसलों का उपयोग हम अधिकांशतः खाने में उपयोग करते हैं, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, ये सारी जो फसलें हैं आप इनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये खाद्यान्न फसलें हो गई। खाद्यान्न फसलों में तीव्र वृद्धि हुई। तीव्र वृद्धि से आता है बहुत अधिक उत्पादन हुआ। अब 30 नंबर पे देख लेते हैं जीवन निर्वाह कृषि स्वरूप से व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख कृषि स्वरूप का विकास हुआ। आप देखें कि हरित क्रांति जब से आई है उसके पहले, उस समय से मतलब 1967 से 1967-66 से पूर्व जो कृषि की जाती थी वो केवल जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी। लोग कृषि का कार्य करते थे, अपना जीवन यापन करते थे और आराम से जो है दो वक्त की रोटी खाकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन इसके बाद, हरित क्रांति के बाद जैसे ही कृषि में तीव्रता आई, कृषि में फसलों का उत्पादन में जो है वृद्धि हुई, तो इसमें जो है फसलों का उत्पादन फिर व्यापार के लिए भी किया गया, बाजारों के लिए भी किया गया। फिर केवल ये जीवन निर्वाह तक कृषि सीमित नहीं रही, ये व्यापार तक इसने प्रगति की। कृषि का व्यापारिक क्षेत्र में आना। ठीक है, फिर कृषि एवं उद्योगों के आपसी संबंधों में कृषि एवं उद्योगों के आपसी संबंधों में मजबूती आई। कृषि और जो उद्योगों के आपसी संबंधों में मजबूती आई। कृषि और उद्योग, तो देखें कृषि का उद्योगों की
मजबूती। अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे आई। देखो, कृषि और उद्योग के आपसी संबंधों में मजबूती कैसे आई। कई उद्योग धंधे जो हैं कृषि के द्वारा प्रचलित हैं, ये कृषि के द्वारा ही उनका विकास हो रहा है, वो आगे बढ़ पा रहे हैं। कैसे? जैसे आप देखेंगे कि जो गुड़ बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है, तो वो किसके द्वारा, गन्ना के द्वारा बनाई जाती है, तो ये कृषि पर आधारित उद्योग है। और ऐसे विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं, उनको कच्चा माल कृषि के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि के क्षेत्र में वृद्धि हुई, तो उद्योगों के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई, तो दोनों के क्षेत्र में वृद्धि हुई। ठीक है। फिर ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि हुई तथा प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। देखो, ग्रामीण समृद्धि में तो वृद्धि हुई, क्योंकि जो भारत है, भारत के 75% लोग ग्रामीण जो परिवेश है उसमें निवास करते हैं, और 75% लोग ही कृषि का कार्य करते हैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, और अपनी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए कृषि पर वो आधारित होते हैं। तो जब वो कृषि पर आधारित होते हैं, हरित क्रांति के द्वारा फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो वो उन्होंने जो कृषि है उसका व्यापार करना चाहा, और जैसे ही व्यापार के क्षेत्र में कृषि आई, तो उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। जैसे प्रति व्यक्ति में आय वृद्धि होगी, तो फिर देश की आय में वृद्धि होगी, तो इससे प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। क्या? प्रति व्यक्ति आय। वाह। ओके। फिर अब हम देख लेते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। तो हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? आय की असमानता में वृद्धि हुई, क्योंकि बड़े किसान धनी हो गए और जो छोटे किसान थे जिनके पास जमीन कम थी, वो और गरीब होते चले गए। ठीक है। फिर हरित क्रांति का प्रभाव केवल कुछ ही खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि तक सीमित रहा। मशीनों का प्रयोग परंपरागत कृषि औजार से बढ़ई। देखो, इसमें क्या हुआ, इसके जैसे नकारात्मक परिणाम हम देखें। नकारात्मक परिणामों में क्या आएगा सबसे पहले? परंपरागत औजारों का बंद होना। आप देखेंगे कि पहले जो कृषि की जाती थी उसमें परंपरागत औजार का उपयोग होता था, बढ़ई और भी जितने प्रकार के जो औजार हैं, वो उनको जो लोग हैं वो काम किया करते थे। तो उनसे जो है मशीनें आई। हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में मशीनों का विस्तार हुआ। जैसे जैसे मशीनें आई, बुआई की मशीन अलग, कटाई की अलग, हर एक चीज की मशीन अलग आ गई। तो जैसे जैसे मशीनों का आवागमन हुआ, वैसे वैसे ये सब इन सब के लिए बेरोजगारी हाथ लगी, और ये जो औजार हैं जिन जिन से कृषि की जाती थी, उन औजारों का जो है उपयोग बंद हो गया। तो जो किसान जो औजार बनाते थे, या फिर जो लोग औजार का निर्माण करते थे, उनके पास तो बेरोजगारी ही आई। तो ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता कैसे आई, देख लेते हैं। देखो, आर्थिक असमानता ऐसे आई कि हरित क्रांति के बाद जो धनी किसान थे, या फिर जिनके पास जमीन अधिक थी,
वो और अमीर होते गए, और जिनके पास जमीन कम थी वो और गरीब होते गए, क्योंकि उनको नहीं पता कि कैसे कृषि करना है, कैसे इसमें उन्नत किस्म की बीज का प्रयोग करना है, कैसे रासायनिक खाद का प्रयोग करना है। और यदि पता भी है कि इस तरीके से ऐसे करना है, तो वो इतने गरीब हैं कि वो उसको ले पाने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार गरीब किसान और गरीब होते गए और धनी किसान जो हैं वो और धनी होते गए। तो ऐसे में आर्थिक असमानता का जन्म हुआ। ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। फिर कुछ फसलों तक सीमित, कुछ फसलों तक कैसे सीमित, कुछ फसलों तक ऐसे सीमित कि आप देखेंगे कि इसमें जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति में गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब इनकी ही किस्मों का विकास किया गया है। इन्हीं की जो बीज हैं उन्हीं में विकास किया गया है, उन्हीं की उन्नत किस्म लाई गई है। लेकिन और आप अदर जो देखें, अदर कृषि में जैसे मक्का है और भी विभिन्न प्रकार की कृषि जो की जाती हैं, आप उनको देखेंगे कि उनमें ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ है, उनकी किस्म अलग से ऐसी कुछ नहीं है। तो इसमें कुछ ही फसलों तक इसका विकास सीमित हो गया है। फिर देखते हैं कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से जलवायु, मृदा, पर्यावरण, प्रदूषण। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हरित क्रांति का आवागमन हुआ और इससे जो है रासायनिक खाद बीजों का प्रयोग हुआ, जैसे रासायनिक खाद बीजों का प्रयोग हुआ तो वायु, जल, मृदा, इन तीनों में प्रदूषण हो गया, और इससे क्या है, पर्यावरण प्रदूषण हो गया और हमारे पर्यावरण को क्षति हुई है। तो ये भी इसका नकारात्मक प्रभाव है। आज की क्लास में हमने हरित क्रांति के बारे में समझा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।